कैसे लोग आपके नेटवर्क में जुड़ के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जैसे क्रेडिट कार्ड हो गए, बैंक अकाउंट्स हो गए, लोन्स हो गए, ये अपने नेटवर्क में बेच सकते हैं एज अ रीसेलर बन के। काफ़ी इंटरेस्टिंग लोगों का टाइम यूटिलाइज करके आपने जो एक सेल्स का मॉडल बनाया है वो आज समझेंगे आपसे। बिल्कुल। बट उससे पहले आपको एक प्लेज लेनी पड़ेगी कि आप जो बोलोगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलोगे। बिल्कुल, मैं जो बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। तो इस ग्रोमो ऐप की जर्नी के बारे में तो हम बात करेंगे, पहले थोड़ा सा आपके बारे में समझना है कि आपकी बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आए हो, बॉर्न एंड ब्रॉट अप, एंड एजुकेशन वगैरह क्या कहाँ से रही। तो मेरा आई वॉज बॉर्न एंड बॉट अप इन अलवर, राजस्थान में। छोटा शहर है यहाँ से 130 किलोमीटर दूर। एंड वहाँ पे एक मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड में मैं पला बड़ा हूँ। उसके बाद मेरी जो पढ़ाई हुई है हिंदी मीडियम में हुई है। 10th तक मैं काफ़ी अच्छा पढ़ने में अच्छा हुआ करता था। तो किसी ने बताया कि IIT JEE की कोई नाम की चीज़ होती है एंड उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है बहुत सारी। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे कोटा भेज दिया। सो आई वॉज इन कोटा। 2 साल मैंने कोटा में IIT की पढ़ाई करी। बट कोटा में जाके क्या रियलाइज़ हुआ कि क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा था और वहाँ की जो कोचिंग की एजुकेशन पूरी इंग्लिश मीडियम में थी, तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो गया ट्रांजिशन करना फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। ये तो अभी जो मूवी आई थी वैसी फीलिंग आ रही है मुझे एकदम। हाँ, अभी रिसेंटली एक मूवी भी ट्वेल्थ आई ना, फेल। 12th फेल। हाँ। हाँ, मतलब वो तो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल है, बट हाँ आई हाँ, हैव, मतलब बट मैंने। उसमें भी उसको हिंदी और इंग्लिश में प्रॉब्लम आई थी ना वहाँ पे शिफ्ट हाँ होके। हाँ, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे साथ भी एग्जैक्टली वही कहानी हुई थी कि मेरे को आता था, चीज़ें आती थी, लेकिन मतलब इंग्लिश में मैं कभी कन्वर्ट नहीं कर पाता था। तो बहुत मेहनत करी। ऐसा हुआ था कि शुरू में जब 7 दिन, जब मेरे फर्स्ट 7 डेज थे, तो मेरे फादर वहाँ पे थे मेरे साथ। तो मैं हर दिन क्लास से आके और रोने लग जाता था। हम्म। तो पापा को समझ नहीं आया 1-2 दिन। तो फिर उन्होंने पूछा कि क्या हुआ। तो मैंने उनको बताया कि मेरे को कुछ समझ ही नहीं आता क्लास में, जो प्रोफेसर सारे इंग्लिश में बोल रहे हैं सब ऊपर से चले जाता है। तो पापा ने 7वें दिन बोला कि कोई नहीं बेटा, हो गया तुम्हारी IIT JEE, छोड़ो ये सब और अलवर चलो वापस, वहाँ पे देख लेंगे। बट समहाउ उस दिन कहाँ से वो करेज आया कि मैंने पापा को बोला कि नहीं, मेरे को करना है, आप जाओ, मैं देख लूँगा। हम्म। एंड दैट वाज अ डे। उसके बाद मैं अपने प्रोफेसर्स के पास गया। मैंने उनको बताया कि मुझे इंग्लिश समझ नहीं आती है। तो कुछ प्रोफेसर सपोर्टिव थे, उन्होंने थोड़ा सा हिंदी में बोलना शुरू किया। एंड दैट्स हाउ माई जर्नी स्टार्टेड। तो वो फिर पूरी भी क्लास के लिए हिंदी में बोलते थे फिर? हाँ, अच्छा। कुछ कुछ ये बहुत प्रोफेसर्स बड़ी ने, बात है ये भी। हाँ एग्जैक्टली। तो काफ़ी सपोर्ट मिला। बट और 2 साल वहाँ पे पढ़ाई करी। तो वहाँ पे बेसिकली उस वहाँ पे बंसल क्लासेस बहुत फेमस कोचिंग हुआ करती थी। अभी पता नहीं वहाँ पे क्या है, बट इट्स लाइक 2003 आई एम टॉकिंग अबाउट। तो उस कोचिंग के एंट्रेंस के लिए भी कोचिंग ली मैंने। उस अच्छा, राइट, क्योंकि इतना बड़ा सीन है वहाँ पे? हाँ, बहुत बड़ा। अभी तो और ज़्यादा बड़ा हो चुका है, मैंने सुना मतलब है। कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाने के लिए भी एक और एक कोचिंग और इंस्टीट्यूट कोचिंग है? ली, हाँ एग्जैक्टली। तो 2 महीने 10th की एग्ज़ाम के बाद 2 महीने कोचिंग ली। फिर उस कोचिंग इंस्टीट्यूट का एग्ज़ाम दिया। हाँ। उसमें फॉर्चुनेटली मेरा बिल्कुल लास्ट रो, मतलब उसमें सिलेक्शन हुआ। हाँ। और फिर वहाँ पे क्या होता है कि इंटरनली हर महीने आपके एग्ज़ाम होते हैं और एक बेस्ड ऑन योर एग्ज़ाम आपके बैचेस शफल होते हैं। तो मैं टोटल हमारे 20 बैच थे, 20th बैच में मेरा सिलेक्शन हुआ। एंड मैं जब 2 साल पढ़ाई करते करते 3rd बैच तक पहुँच गया। अच्छा। और धीरे धीरे इंग्लिश भी पढ़ना, मतलब समझना आने लगा थोड़ा थोड़ा। बट अनफॉर्चुनेटली उस पहले अटेम्प्ट में 2005 में जब मैंने IIT JEE का एग्ज़ाम दिया तो मेरा नहीं हुआ। एंड आई वॉज लाइक लिटरली वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड। बट फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। मैं चाहता था 1 साल और ड्रॉप करूं। जनरली IIT में बहुत कॉमन होता है, यू नो, यू डू ड्रॉप्स एंड ऑल। बट पेरेंट्स ने बोला और बहुत सारे लोगों ने बोला कि सेकेंड अटेम्प्ट में भी कोई ज़रूरी नहीं है हो ना हो, तो आप एक काम करो कि जहाँ पे भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है ले लो। तो AIEEE के थ्रू मेरे को चंडीगढ़ में एक पंजाब यूनिवर्सिटी का कॉलेज था। आई टुक एडमिशन इन दैट, इन कंप्यूटर साइंस। एंड मैं चला गया चंडीगढ़। तो मेरा वहाँ पे था 1-2 महीने जब निकले तो मुझे रियलाइज़ होने लगा कि मुझे फिर से IIT की पढ़ाई करनी है। तो मैंने साथ में IIT की पढ़ाई शुरू कर दिया। ऐसा क्यों लगा पर? पता नहीं, somehow calling I don't know why. It's been also obviously 20 years, so I can't recall exactly, but I got that feeling, right? तो मैंने दोबारा से पढ़ाई शुरू, मेरे पास सारे नोट्स तो थे ही, सारी तैयारी मैंने कर रखी थी। तो मैंने दोबारा से पढ़ाई करना शुरू कर दिया। लेकिन ये डर हमेशा से अंदर में था कि अगर फिर से जेन्युइनली नहीं हुआ
तो एक साल इंजीनियरिंग का तो बर्बाद नहीं कर सकते, तो क्या करें कि इंजीनियरिंग की भी पढ़ाई करेंगे और आईटी की भी पढ़ाई करेंगे। तो सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक मेरी क्लासेस होती थी इंजीनियरिंग की, मैं वहाँ पे भी पढ़ता था। 5 बजे के बाद हमारे कॉलेज में बहुत, इनफैक्ट इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट लाइब्रेरी बोलते हैं शायद उसे, तो बहुत अच्छी लाइब्रेरी थी, वहाँ जाता था रात को 12-1 बजे तक आईटी की पढ़ाई करता था। तो इस तरह से मैंने अपना पूरा 1 साल निकाला। और इस बार मैं फॉर्चुनेट था कि मेरा आईटी हो गया, राइट। और मैं कॉलेज में भी वन ऑफ द टॉप 5 स्टूडेंट था। तो यू कैन से कि वो जो 1 साल था वो मेरी ज़िंदगी का सबसे कठिन पीरियड था, बिकॉज मेहनत बहुत करी मैंने उधर, राइट, और उसका रिज़ल्ट भी मिला। तो जिस दिन मेरा रिज़ल्ट आया आईआईटी का सुबह 8 बजे, और मेरा भाई आया था मेरे पास उस समय, 8 बजे रिजल्ट आया और शाम को 5 बजे मैं चंडीगढ़ छोड़ के अपना सारा सामान पैक करके भाग आया वहाँ से। इतना परेशान थे चंडीगढ़ से? हाँ, परेशान नहीं था, बट ये था कि अब हो गया यहाँ का, और ऑब्वियसली द एक्साइटमेंट ऑफ गेटिंग कितने टाइम रहे उस कॉलेज में, चंडीगढ़ वाले 1 साल। 1 साल पूरे? हाँ, पूरा 1 साल। अच्छा। तो शाम को 5 बजे अपने कुछ दोस्तों को बोला जो थे वहाँ पे कि यार मेरा हो गया आईआईटी में, मैं जा रहा हूँ, कुछ 1-2 प्रोफेसर्स को बोला, एंड देन आई एक्चुअली लिटरली लेफ्ट दैट सिटी लाइक विद इन फ्यू आवर्स। दैट वाज द जर्नी। बट आपने आईआईटी कर लिया 4 साल, ठीक है, वर्सेस 1 ईयर जो आपने वहाँ किया, क्या डिफरेंस है आईआईटी वर्सेस दैट कॉलेज? बहुत डिफरेंस है एक्चुअली। यू हैव आल्सो बीन टू आईआईटी आई थिंक, तो बट आईआईटी का एक अलग ऑरा है, एक अलग एनवायरनमेंट है, अलग एनर्जी है, और बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका है। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि बाकी सारे कॉलेजेस में ये सब नहीं होता है, ऑब्वियसली होता है, और चंडीगढ़ वाले कॉलेज में भी थी चीज़ें, बट जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो यू आर सराउंडेड बाय यू नो द स्मार्टेस्ट पीपल, है ना, और वो जो एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, चाहे वो कंपटीशन का हो, चाहे वो फ्रेंडशिप का हो, चाहे वो पीयर लर्निंग का हो, जो आईआईटी में, वो कमेंडेबल है। आईआईटी में जाने के बाद ऑनेस्टली 99% स्टूडेंट्स इन आईआईटी एक्चुअली डोंट स्टडी आईआईटी, राइट, दैट्स द ट्रुथ। बस वहाँ तक पहुँचने तक पढ़ाई होती है। हाँ, अंदर भी पढ़ते हैं लोग, ऐसा नहीं है ऑब्वियसली, बट ऐसा नहीं है कि बहुत पागलों की तरह पढ़ते हैं। कुछ लोग ही होते हैं जो करते हैं वहाँ पे भी पढ़ाई, लेकिन वहाँ पे मेजरली आप बहुत सारी और चीज़ें सीखते हैं वो पढ़ाई के अलावा। आपको कॉन्फिडेंस मिलता है लाइफ में, यू नो, स्पेशली ऑल ऑफ अस आर कमिंग फ्रॉम स्मॉलर सिटीज़, जैसे मेरे केस में हिंदी मीडियम बैकग्राउंड। तो मैं जब वहाँ पे गया तो मैंने देखा कि डीपीएस आरके पुरम के भी लोग हैं, और बहुत बड़ी बड़ी स्कूलों से भी लोग हैं, बहुत अच्छी फैमिलीज़ के भी लोग हैं, राइट। अब उसमें कैसे कम्पीट करोगे आप? यू ऑलवेज सी कि यार वो तो हमसे अच्छे हैं, हमसे बेटर हैं, बट स्टिल वो एक एनवायरनमेंट जो मिला वहाँ पे वो बहुत सही था। आई थिंक काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी चीज़ें सीखी, काफ़ी कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हुआ। वहीं पे ही ज़िंदगी का नज़रिया समझ आया है कि और पढ़ाई के अलावा भी दुनिया में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आई वॉज कैप्टन ऑफ आईआईटी दिल्ली हॉकी टीम, तो मैं स्पोर्ट्स में काफ़ी एक्टिव था। हमारे यहाँ आईआईटी में बहुत बड़े लेवल की पॉलिटिक्स होती है, ये सब चीज़ें होती हैं, तो वो सब काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट था, वेर इन 4 साल कैसे निकल गए पता नहीं चला। वहाँ पे मेरा फाइनेंस में इंटरेस्ट जगा, तो मैंने अपना, जैसे मैंने आपको बताया कि माइनर इन बिजनेस मैनेजमेंट किया, तो फाइनेंस के बारे में थोड़ा समझना शुरू किया, CFA लेवल 1 दिया अपना, और उसके बाद फिर मेरा करियर शुरू हुआ। तो मैंने एक हेज फंड ज्वाइन किया, ST एडवाइज़र्स। फर्स्ट जॉब कैंपस प्लेसमेंट। उसकी भी कहानी है। जनरली आईआईटी में 1 दिसंबर ऑफ एवरी ईयर आपके प्लेसमेंट शुरू होती है। तो जिसकी फर्स्ट डे जॉब लगती है कि भाई इसने फोड़ दिया है, इसने ज़िंदगी में बहुत सही किया है, तो दिसंबर 10 तक मेजॉरिटी ऑफ लोगों की 15 तक जॉब लग जाती है, तो मेरी नहीं लगी। अच्छा, राइट। एंड अगेन दो मेरी पढ़ाई में ठीक ठाक मार्क्स थे, मेरे बाकी सब करिकुलम एक्स्ट्रा करिकुलर वाज आल्सो ऑल गुड, but somehow unfortunately I did not get any job in initial, not even in December. अच्छा, right, I was very disappointed कि अब क्या होगा। अगेन आईआईटी में आप आ गए हो, आपकी जॉब नहीं लग रही है, तो मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, राइट। सब लोग यही मानते हैं कि आईआईटी का मतलब कि जॉब तो आपकी पक्की है, बट एनीवेज दिसंबर में नहीं लगी, जनवरी में नहीं लगी। फाइनली आई स्टिल रिमेंबर 12 फरवरी को एक कंपनी आई थी, ST एडवाइज़र्स, बिकॉज वो आईआईटी में पहली बार आ रहे थे तो वो लेट हो गए थे आने के लिए। और
जिस दिन वो कंपनी ने हमें पता चला कि वो कंपनी आ रही है, उसी दिन मेरे दिमाग में समहाउ कहीं ना कहीं ऐसा कन्विक्शन आया था कि ये कंपनी है जो मैं निकालूंगा, राइट. एंड एक्चुअली आई गॉट दैट कंपनी, एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माय करियर. 2010 में एसटी एडवाइज़र ज्वाइन किया. बहुत ही अलग दुनिया थी, कॉर्पोरेट वर्ल्ड, अगेन नेवर सीन दैट. उसमें भी स्टॉक मार्केट में हाई फ्रिक्वेंसी एल्गो ट्रेडिंग करते थे हम. फॉर दोज हु डोंट नो, हाई फ्रिक्वेंसी एल्गो ट्रेडिंग मतलब जैसे आप अभी स्टॉक मार्केट में आपको कोई स्टॉक खरीदना है तो आप किसी ऐप पे जाके कुछ मैनुअली ऑर्डर करते हो, बट हम लोग सॉफ्टवेयर्स लिखते थे, स्ट्रेटजीज बनाते थे जो ऑटोमेटिकली ऑर्डर प्लेस ट्रेड करते करती थे, थी, ऑर्डर प्लेस करती थी. और अभी तो वो बहुत कॉमन हो गया, बहुत सारी कंपनियां आ गई हैं, बट 2010 में वो, आई थिंक एसटी वाज वन ऑफ द वेरी अर्ली और द फर्स्ट कंपनी हु स्टार्टेड एल्गो ट्रेडिंग इन इंडिया. बट इसको एल्गो ट्रेडिंग करने में मतलब ये तो आप गोल देते होगे एल्गोरिदम को कि यार ऑब्जेक्टिव इज टू गेट दिस मच रिटर्न, क्या गोल होता है एल्गोरिदम का? हाँ, तो ऑब्वियसली गोल तो पैसे रिटर्न ही बनाना ही है, है, बट हाउ डू यू एक्चुअली अचीव दैट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट पार्ट. हाँ. बिकॉज आपको उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं. एक तो आपकी स्ट्रेटजी क्या है, आप कितनी फास्ट वो एक्शन ले रहे हो, बिकॉज कंपटीशन बहुत है मार्केट में. आप कितने एफिशिएंटली उस एल्गोरिदम को इम्प्रूव कर रहे हो बेस्ड ऑन द फीडबैक वट एवर यू हैव इज इट गॉट. सेल्फ लर्निंग? सेल्फ लर्निंग फॉर मी No, पर्सनली. the algorithm. Does it look at the data and optimize itself? तो वो उस समय 2010 में इतना नहीं नहीं होता होता था. अभी आई थिंक नाउ ऑब्वियसली विद द AI यूज and ऑफ एआई एंड ऑल यू कैन आई थिंक डू दैट, बट आई डोंट थिंक एआई का वर्ड, एआई भी सुना था हमने 2010 में, तब राइट. तो नहीं था. हाँ. तब तो नहीं था, तो वो तो बहुत ही बेसिक लेवल की थी. तो कोडिंग भी नहीं करी थी कभी कॉलेज में, तो वहाँ जाके पहली बार कोडिंग भी सीखी, ट्रेडिंग कैसे करना है वो भी सीखा, ऑपरेशंस कैसे रन करने हैं. Right. इट वाज लाइक अ फुल स्टार्टअप. वी वर जस्ट हार्डली 8-10 पीपल इन द अच्छा. कंपनी, राइट, क्योंकि जस्ट शुरू ही हुआ था, राइट. बट वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखी, और हर दिन का वो जो एड्रेनलिन रश होता था कि जब मार्केट ओपन होता था से जब तक बंद होता था, आपकी स्ट्रेटेजी कितने पैसे कमा रही है या उड़ा रही है, दैट वाज समथिंग. जब आपकी दिल की धड़कन भी उसी के हिसाब से ऊपर नीचे होती थी, राइट. और 3:30 बजे जैसे ही मार्केट बंद होता था, जैसे ही आप, ऐसे लगता था कि यार पूरा की पूरा स्ट्रेस रिलीज हो गया, राइट. मार्केट बंद है, अब तुम कल सुबह 9 बजे तक के लिए फ्री हो गए. सही बात है. So that was the journey. I think spent a couple of years with ST. It was a great learning experience. उसके बाद क्योंकि ना तो मैं बनिया हूँ, राइट. तो कहीं ना कहीं बिजनेस थोड़ा ब्लड में है. कॉलेज में भी 1-2 आइडियाज़ पे काम किया था. बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस में? सो हाँ, तो मेरी फैमिली बैकग्राउंड ना मिक्स ऑफ बोथ. माई फादर वॉज अ बिजनेसमैन एंड मेरी मम्मी स्कूल टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर. तो बोथ सर्विस एंड बिजनेस का कॉम्बो था. तो क्या बिजनेस था सीन अंकल का? तो मेरे पापा used to be a very big trader in the stock market. At the same time we had a jewelry shop, right. But उसकी भी एक कहानी है. तो आपने हर्षद मेहता स्कैंडल के बारे में सुना होगा. सो 90s में when I was very young, तो my father actually made lot of money during the stock market boom before 90s and lost everything during that phase of Harshad Mehta scandal. अच्छा. And then because of which we had to sell everything. हमारी दुकान, हमारे अलवर जैसे शहर में 90s में हमारे पास 3 एम्बेसडर हुआ करती थी जब मैं when I was born. But suddenly we have to sell everything and my father was struggling. Ambassador was like a pride symbol उस टाइम पे. And we had 3, right, when I was born in 87. And in 91 or 2, I think, when I was 4-5 years, I think, or during that period, we have to sell everything. फिर shop wop everything, and my father was having a lot of medical issues and all, so he did not do anything for some time. And there was a time when we were only relying on my mother's income, right. So we've seen that phase also, wherein we were very well-to-do family to a lower middle class family, to then when now again both, like me, my brother, my sister, everybody started doing well in their career again, having good everything good for the family, basically, in short. So we've seen that all the cycles, basically, and I think वो उसने हमारे फाउंडेशन को भी बिल्ड किया है एज अ पर्सन, और एज जो भी मैंने किया है, अचीव किया है अपनी लाइफ में, क्योंकि वो चीज़ें हमने देखी हैं, तो दैट हैज़ हेल्प मी
to build my foundation. But anyways, coming back to the entrepreneurship thing, तो जब कॉलेज में भी एक दो आइडियाज़ पे कुछ कुछ काम किया, सोचा कि ऐसा कुछ करते हैं एक दो दोस्तों के साथ. क्या थे आइडियाज़? तो एक्चुअली कॉलेज में क्या था कि हम लोग ना बीच में एक थोड़ा सा फेज आया था कुछ दोस्तों का कि यार पैसे कमाने हैं. तो हम क्या करते थे, हमने एक वेबसाइट देखी जहाँ पे यूएस कनाडा यहाँ के बच्चे जो जिनको अपना असाइनमेंट खुद नहीं करना होता था वो वहाँ पे अपना असाइनमेंट डाल देते थे और हमें डॉलर्स में पैसे मिलते थे और हम उनके ब्याह पे असाइनमेंट करते थे. एंड मैंने थोड़ी सी ट्यूशन भी पढ़ाया, ये सब किया क्योंकि उस समय भी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी फैमिली की. तो आई वाज ऑलवेज लाइक यार चलो खुद कुछ पैसे कमा लेते हैं. तो ये कितने लोगों ने मिलकर बनाई थी? नहीं, तो ये हमने बनाई नहीं थी. हमने ऐसे उस प्लेटफॉर्म पे काम किया था. तो हमने सोचा कि यार ऐसा प्लेटफॉर्म खुद बना लेते हैं. तो उस प्लेटफॉर्म को बनाना शुरू किया था, बट समहाउ वो एक्चुअली में नहीं बन पाया ड्यू टू वॉट एवर रीज़न. बट उस पर मेहनत करी थी IIT में. फिर वो छूट गया. फिर प्रॉब्लम ये थी कि वही एक लोन, जब चंडीगढ़ में था 1 साल तो उस समय लोन लिया था अपनी पढ़ाई के लिए. तो लोन था तो ये था कि यार आप इमिडिएटली भी ऐसा कुछ नहीं कर सकते, करना चाहो तो भी लोन चुकाना है. राइट. तो इसलिए जॉब शुरू करी ताकि लोन चुका पाओ. लोन चुका दिया एंड उसके बाद फिर लेकिन वो कीड़ा तो था ही कि कुछ करना है अपना. तो दैट्स हाउ स्टार्टअप बग हिट मी. एंड कितने टाइम जॉब की ST में? 2 साल 3 महीने. उसके बाद डायरेक्टली स्टार्टअप? हाँ, स्टार्टअप. फर्स्ट आइडिया वाज ग्रोमो ओनली? नो. अच्छा. ग्रोमो तो बाद में हुआ है, उससे पहले बहुत कुछ हो गया. तो फिर तो मैंने एक स्टार्टअप ज्वाइन किया, मतलब एज अ फाउंडिंग मेंबर एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, कंपनी कॉल्ड यूनिकॉमर्स. ठीक है. तो यूनिकॉमर्स क्या है कि एक SaaS प्लेटफॉर्म है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द ई-कॉमर्स कंपनीज एंड जो D2C ब्रांड्स होते हैं जो आजकल ऑनलाइन बेचते हैं उनके लिए, ताकि वो अपना पूरा ई-कॉमर्स का बिजनेस मैनेज कर पाएँ. तो वो प्रोडक्ट हमने बनाया था 2012 से. You were the founding member in? अच्छा. हाँ. तो 2012 में कंपनी शुरू हुई थी, मैंने भी 12 में. I think Snapdeal acquired Unicommerce? Correct. तो वो जर्नी हमने देखी, मैंने देखी. स्नैपडील ने अक्वायर किया था 2015 में यूनिकॉमर्स को. बट उससे पहले कैसे प्रोडक्ट बनाना है स्क्रैच से लेके, पहला कस्टमर कैसे आएगा, उसको कैसे सर्व करेंगे से लेके, मल्टीपल कस्टमर से लेके, मल्टीपल सिटीज़ एक्सपेंशन टू मल्टीपल कंट्रीज़ एक्सपेंशन टू देन रेजिंग द राउंड ऑफ फंडिंग फॉर द कंपनी. कितने फाउंडर्स थे? There were 3 founders. अच्छा. And apart from you 2 more? नहीं, apart from me 3 more. 3 more. हाँ. And उसके बाद getting it acquired by Snapdeal, then making it profitable post acquisition, then उसके बाद में SoftBank also funded the company, and then this year very proud to say that कि Unicommerce is going for IPO also. They've already filed DRHP. But आपने तो exit ले लिया होगा. पूरा exit हो गया अब तो. हाँ. Right. But did you make money and invested that money in Gromo later? आपका खुद का exit जो हुआ था, पैसे बनाए आपने उस टाइम पे? हाँ, पैसे बनाए. तो जैसे मैं बताया कि I was the founding member, I was the 4th one. These 3 were the main founders and I was the 4th one. Got it. So but still I made money. Not as much as what these guys made, but I made money. Right. And कितना, मतलब अगर रेंज देनी हो ऑडियंस को समझने के लिए? I don't want to share that number maybe. But you saw my car, so I bought. So you bought that car with that money, okay. And obviously, did other more things also. Yeah. So that's what I did. And apart from this, I did 2 more startups. One was a company called DesignUp, जिसको मैंने मेरे एक IIT के बहुत अच्छे दोस्त सौरभ जैन के साथ शुरू किया था. एंड देन वो कंपनी बहुत ही अर्ली स्टेज में एक्वायर हो गई थी लिवस्पेस नाम की एक दूसरी बड़ी. अब तो वो यूनिकॉर्न बन गए हैं. और मेरा जो को-फाउंडर था सौरभ जैन, एक्चुअली ही जॉइंड लिवस्पेस पोस्ट और एक्विजिशन, एंड वो अभी वहाँ पे लिवस्पेस का को-फाउंडर एंड इंडिया CEO भी बन गया है. तो ही हैज़ ग्रोन देयर. एंड उसके अलावा क्योंकि मैं बहुत ही क्लोजली यूनिकॉमर्स में बहुत सारे ब्रांड्स के साथ काम करता था, तो मैंने उनकी जर्नी देखा कि वो क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, कैसे वो ब्रांड्स ग्रो होते हैं, कैसे इंडिया का ई-कॉमर्स एज अ ओवरऑल इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है. तो मुझे एक आइडिया आया. मैंने देखा कि ज्वेलरी कैटेगरी में देयर आर नॉट मैनी ब्रांड्स.
मेरी सिस्टर उस समय यूएस से जस्ट वापस आई थी, उसको कुछ करना था, तो हमने बोला कि एक ब्रांड शुरू करते हैं. शी हैज़ गुड सेंस ऑफ डिज़ाइन एंड अंडरस्टैंडिंग विमेन रिक्वायरमेंट, एंड मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कि ऑपरेशंस, टेक्नोलॉजी, बैक एंड, प्रोसेसेस. तो हमने वो ब्रांड शुरू किया. हमने वो ब्रांड, द ब्रांड नेम वाज प्रियासी, and Prayasi. yeah, it's a modern traditional jewelry brand which we started selling on Amazon, Flipkart, Nykaa, Myntra, and all the major marketplaces and our own website. And वो e-commerce की ग्रोथ वे मान लीजिए, हम राइट टाइम पे एंटर हुए, हमने राइट प्रोडक्ट दिया, राइट प्राइस पे दिया, एंड इट हैज़ स्टार्टेड ग्रोइंग. एक पॉइंट पे हम मिंत्रा के वन ऑफ द टॉप ब्रांड बन गए थे. अच्छा. इन ज्वेलरी कैटेगरी, राइट. एंड वो काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा था और बूटस्ट्रैप था, प्रॉफिटेबल था डे वन से. एंड देन एक कंपनी है मेंसा ब्रांड्स, अगर आपने सुना होगा. तो मेंसा ब्रांड जब अपना जस्ट शुरू ही कर रहे थे बिजनेस, तो उस समय हमारे पास 3 एक्विजिशन ऑफर आए थे प्रयासी के लिए. तो फाइनली वी डिसाइडेड टू सेल इट टू मेंसा ब्रांड्स. आपने मतलब 3 कंपनी बना के बेच दी? हाँ, मतलब यस. ओह माय गॉड. ओके. तो मेंसा ने जब आपको एक्वायर किया, आपका क्या ग्रॉस टॉप लाइन वगैरह क्या पहुंच गया था? क्या स्केल पे थे आप? तो हमारा कुछ 30 करोड़ प्लस का एनुअल रेवेन्यू होता था. अच्छा. एंड यू वर प्रॉफिटेबल? ये प्रॉफिटेबल. मेंसा ने एक्वायर किया आपको? यस. इज दैट पब्लिक? कितने में एक्वायर किया? नो, इट्स अच्छा. नॉट. ओके. But we made good money this time. We made. And you only two were the co-founders, Yeah, you and your it was- sister. It was 100% family-owned business. अरे वाह, Yeah. क्या बात है. And that changed lot of things financially for our family. We bought multiple houses for everybody in the family. But real estate तो लोग बोलते हैं ना, मत खरीदो मत खरीदो. Why did you ended up buying multiple houses? वेरी ऑफ टॉपिक क्वेश्चन दो. हाँ, बोलते हैं लोग मत खरीदो, बट कहीं ना कहीं एक वो एक इमोशनल अटैचमेंट तो है ही कि अपना घर है, राइट. मे बी फाइनेंशियली इट माइट नॉट मेक सेंस, बट अभी अगर आप पूछोगे, जो हम अभी बाहर बात भी कर रहे थे कि यार रियल एस्टेट 2 साल में 2x हो गया है. करेक्ट. तो फाइनेंशियली भी तो अभी सेंस अब तो सेंस बन रहा है. बट वो फेजेस आते हैं. व्हेन यू एंटर एट द राइट टाइम यू कैन मेक मनी. इफ यू डोंट एंटर एट द राइट टाइम, जैसे आपको अब लेगा तो ऑब्वियसली उसको बहुत एक्सॉर्बिडेंट रेट लगेगा. देयर वाज अ टाइम जितना मैंने स्टडी करी है कि 2010 से 2020 के बीच में जिसने भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया कुछ बहुत पैसा नहीं बनाया. जिसने भी 2020-21 में इन्वेस्ट किया, उन्होंने पिछले 2 साल 3 साल में ही ऑलमोस्ट 50% ग्रो कर लिया, मतलब बढ़ा दिया. बट एट द एंड ऑफ द डे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, स्पेशली द रियल एस्टेट विच यू आर कंज्यूमिंग और यू आर यूजिंग फॉर योर सेल्फ, उसके प्राइस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. हाँ, वो तो अलग ही है. वो चाहे 5 गुना हो जाए, 2 गुना रहे या आधा हो जाए, आपको तो उसमें रहना है. यू आर यूजिंग दैट, यू आर नॉट गोइंग टू सेल इट अनटिल अनलेस ऑब्वियसली देयर इज वेरी सीरियस इमरजेंसी सिचुएशन यू वांट टू डू दैट. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट केयर. अब मेरे घर की वैल्यू 10x भी हो जाती है, राइट. सही बात है. आई एम स्टेइंग देयर. आई लव एंजॉयिंग द फ्रीडम. फ्रीडम. So anyways, Mensa acquired you. Mensa acquired, and then started Gromo 5 years back. कितने टाइम बाद मेंसा के एक्चुअली एक्विजिशन थोड़े की? ओवरलैप रहे हैं मेरे उसमें. मेंसा एक्चुअली मैंने ग्रोमो 2019 में शुरू कर दिया था. मेंसा ने 2021 में एक्वायर किया था. माय सिस्टर वाज डूइंग इट फुल टाइम. आई वाज मैनेजिंग इट फ्रॉम द बैक एंड फ्रॉम एज अ पार्ट टाइम. व्हाई दिस? व्हाई ग्रोमो? Why Gromo? Because ये दोनों जो भी तीनों कंपनियां मैंने करी, ऑब्वियसली तीनों बहुत अलग अलग नेचर की कंपनियां थी और अलग अलग लेवल का आउटकम देखा मैंने, इन टर्म्स ऑफ स्केल, इन टर्म्स ऑफ द इम्पैक्ट. बाय द वे, यूनिकॉमर्स के बारे में एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आज के टाइम पे पूरे इंडिया का ओवरऑल ई कॉमर्स का 20% जो ऑर्डर्स हैं वो यूनिकॉमर्स प्लेटफॉर्म पे प्रोसेस होते हैं. क्या बात है. तो उस लेवल का स्केल और इम्पैक्ट और चीज़ें हम क्रिएट कर पाए जस्ट बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट. तो मैं बहुत ही एक्साइटेड था और मेरी जर्नी में मैंने देखा है कि यार स्पेशली इन लास्ट 5-10 ईयर्स तो टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन बहुत ही सिग्निफिकेंटली बढ़ता जा रहा है हमारी लाइफ में.
और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में वो और बढ़ेगा, और टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आप बहुत कुछ बड़ा कर सकते हो, बहुत कुछ नया कर सकते हो। तो वही थॉट प्रोसेस के साथ मुझे लगा कि यार मेरे को थोड़ा सा आ गया है कि टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कैसे चीज़ें बनाई जा सकती हैं। और दूसरा आइडिया था कि मुझे कुछ ऐसा करना था विच इज़ इम्पैक्टफुल, विच मीन्स कि जहाँ पे मैं कुछ अच्छा कर पाऊँ। ऑब्वियसली अपने लिए पैसे तो बनाने हैं, बट उसके अलावा इफ़ आई कैन क्रिएट सम पॉजिटिव चेंज फॉर समबडीज़ लाइफ, आई थिंक दैट विल बी वेरी वेरी गुड। और नाउ लिंकिंग इट विद माई बैकग्राउंड और माई चाइल्डहुड, एज आई मैंशन, कि जो एक फेज़ था जब मैं ग्रो अप कर रहा था, तो फाइनेंशियली वी वर नॉट डूइंग गुड। तो मैंने देखा, जब मैं ऑब्ज़र्व करता था कि छोटे शहरों में इंडिया में 5-10 हज़ार रुपये कमाना भी कितना मुश्किल है उस समय। आई एम टॉकिंग अबाउट 90s, नॉट इनफ अपॉर्चुनिटीज़, पीपल डोंट नो हाउ टू अर्न मनी, पीपल डोंट नो व्हाट टू डू विद देयर लाइफ। इंडिया में इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, इंडिया में इतना बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट यूथ बैठा हुआ है, एजुकेटेड है, जो जिसने ग्रेजुएशन कर रखी है, जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखी है, बट दे डोंट हैव अपॉर्चुनिटीज़ टू अर्न मनी। तो वो दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं मिक्स हुई। मैं सोच रहा था कि और क्या करना है, तो मैंने सोचा कि यार मेरे को टेक्नोलॉजी आती है, दूसरी साइड पे मेरा बैकग्राउंड था कि यार लोगों को कैसे मैं पैसे कमाने का ज़रिया दे पाऊँ। तो आई जस्ट काइंड ऑफ जॉइंड बोथ द थिंग्स एंड सेड इफ़ आई विल बी एबल टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म which will help people to make money, I think this can first of all become really really large, because in India it's a very big problem, and at the same time it will be very very impactful, because even if you help some people to make money and create positive change in their life, it will be very very impactful. तो So आप that's कैसे how. सॉल्व करते हो इसको, फिर क्या किया ग्रोमो, व्हाट इज एग्जैक्टली इज ग्रोमो? हाँ, तो ग्रोमो एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, और बहुत ही आसान शब्दों में एक ऐप है जहाँ पे आप आके, कोई भी बंदा आके 3 चीज़ें कर सकता है। पहले तो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के बारे में लर्न कर सकता है, तो वी हेल्प अ लॉट इन फाइनेंशियल लिटरेसी। द सेकेंड थिंग इज़ कि वी हेल्प देम विद टेक्नोलॉजी, विच मीन्स कि उनको मदद करते हैं, उनको एक फाइनेंशियल एडवाइज़र का ब्रांड बिल्ड करने में, उनको नए कस्टमर्स एक्वायर करने में, एग्जिस्टिंग कस्टमर को मैनेज करने में, कस्टमर्स को राइट प्रोडक्ट रिकमेंड करने में। एंड द थर्ड थिंग इज़ कि उनको सारे के सारे जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं उसकी जो सप्लाई है वो एक प्लेटफॉर्म पे मिलती है। चाहे उनको लोन बेचना हो, इंश्योरेंस बेचना हो, क्रेडिट कार्ड बेचना हो, सेविंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट, एवरीथिंग of all of these categories is present in Gromo at one place, wherein you as an agent, आपको केवल और केवल बेचने में ध्यान लगाना है, कस्टमर्स को लाने में ध्यान लगाना है। एवरीथिंग विल बी टेकन केयर बाय ग्रोमो। तो जैसे LIC के अपॉइंटेड एजेंट्स होते हैं, एग्जैक्टली, राइट, वो तो सिर्फ LIC करते हैं, हो सकता है और भी बहुत कुछ कर रहे हो साथ में, बट मोस्टली जैसे LIC के बहुत फेमस हुआ करते हैं। करेक्ट, अभी भी होते हैं। LIC के 14 लाख एजेंट हैं पूरे इंडिया में। करेक्ट। ऐसी बहुत सारी आपने उन्हीं वही मॉडल को बेसिकली टेक्निकल, हाँ, टेक ड्रिवन, टेक नेबल्ड बना दिया, और साथ में उनको और भी ऑप्शंस दे दिए कि मैं एक आपकी ऐप डाउनलोड करता हूँ, उसके अंदर मुझे दिखे यार ये प्रोडक्ट्स हैं, उनके बारे में पहले समझ लेता हूँ, फिर मैं अपने नेटवर्क में, मेरे रिश्तेदारों में, फैमिली में, फ्रेंड्स में, उस सिस्टम के थ्रू जाके वो प्रोडक्ट सेल कर देता हूँ, और मुझे वो कमीशन मिलती है डिपेंडिंग ऑन कौन से प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूँ, किस कैटेगरी है। क्रेडिट कार्ड है तो कुछ रुपए मिलते होंगे, है ना, अलग अलग का रेंज होता होगा। यही मॉडल है आपका? बिल्कुल यही मॉडल है, आपने बिल्कुल सही समझा। ठीक है, तो अब कितने ऐसे हैं जो लोग आपके साथ इस टाइम पे एसोसिएट हो चुके हैं? तो मैं आपको ओवरऑल अगर फनल बताऊं तो आज तक हमारी ऐप के 4 मिलियन 40 लाख से ज़्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। ठीक है। हर महीने 2 लाख से ज़्यादा नए लोग हमारे प्लेटफॉर्म पे आते हैं। हमारा मंथली एक्टिव यूज़र जिसे बोलते हैं कि ऐप में मंथली कितने लोग आ रहे हैं, 8 लाख के करीब मंथली एक्टिव यूज़र्स हैं जो आके ऐप को एक्सप्लोर करते हैं, चाहे वो सीख रहे हैं चाहे कुछ बेच रहे हैं। उस 8 लाख लोगों में से 1 से 1.25 लाख लोग हैं जो एक्चुअली में लीड बनाते हैं, मतलब कि वो कस्टमर्स की इन्फॉर्मेशन डाल के उनको कुछ बेचने की कोशिश करते हैं, और उसमें से 20 से 25 हज़ार लोग ऐसे हैं जो मंथली एक्चुअली में पैसा कमाते हैं। सो दैट्स द फनल। और कितना पैसा कमा लेते होंगे एवरेज ये 20 से 25 हज़ार लोग जो कमाते हैं? हाँ, कितना कमाते होंगे अंदाज़ा? तो देर आर ऑब्वियसली वाइड वेराइटी ऑफ पीपल। देर आर पीपल जो 1-2 हज़ार रुपये महीना भी कमाते हैं, देर आर पीपल हु अर्न मोर देन 1 लाख ऑल्सो। अच्छा। बट देर इज अ पोटेंशियल टू अर्न 50,000 to 1 lakh rupees if you obviously do it dedicatedly, if you invest the right time, if you do what exactly platform is asking you to do or guiding you to do। तो 50 हज़ार कमाने के लिए मेरे को कितना टाइम देना पड़ेगा?
50,000 कमाने के लिए आपको, यार देखो वो भी बहुत सब्जेक्टिव सा क्वेश्चन है, स्किल सेट भी अलग वैरी करता है। हाँ, डिपेंड करता है आपके कस्टमर बेस कैसा है। ऐसा भी है कि आप एक ही लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बेच के 50,000 कमा सकते हो। सही बात है। तो आपका कस्टमर की पेइंग कैपेसिटी क्या है उस पर भी डिपेंड करता है। बट जस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन, आई थिंक 50,000 कमाने के लिए आपको अच्छा टाइम देना पड़ेगा। मतलब ये मान लीजिए कि एक तरह से फुल टाइम एक्टिविटी जॉब करनी है। पड़ेगी। बट आप ऐसे देखिए कि इंडिया में किसी भी और फुल टाइम जॉब में भी 50,000 आसानी से नहीं कमा पाता है इंडिया में, एक स्पेशली टियर 2 टियर 3 सिटी का जो एक बट यूथ इसमें है। फ्लेक्सिबिलिटी भी तो है ना, फ्लेक्सिबिलिटी भी है। मेरे को छुट्टी लेनी है, मैं कभी भी छुट्टी ले लूँ। एग्जैक्टली और जब आपको आप जितनी मेहनत करोगे आपको उसका उतना आउटकम मिलेगा, राइट। आप इधर आपको लगता है कि आप 2 घंटे लगा के भी 50,000 कमा सकते हो। एंड एक्चुअली देयर आर एग्जांपल्स ऑन आवर प्लेटफॉर्म जहाँ पे लोगों ने पार्ट टाइम तरीके से भी 50,000 1 लाख रुपए कमाते हैं। तो जो डीएसए होता है अपना, डीएसए जैसे लोन एजेंट्स होते हैं, आपके और उनमें कोई स्पेसिफिक फ़र्क है या ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ है? देखो डीएसए तो एक नाम है, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। अब वही लोग, हमारा मेन फोकस ये रहता है कि हम एक नए एजेंट को, नए बंदे को आके उसको सिखाएं और उससे अपॉर्चुनिटी दें। बट एट द सेम टाइम नाउ हमारा प्लेटफॉर्म ऐसे ग्रो कर गया है कि एग्जिस्टिंग डीएसए जो ऑलरेडी पहले कहीं और करते थे, जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे सब कुछ टेक ड्रिवन है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, पैसा तुरंत आ जाता है, टेक्नोलॉजी हेल्प कर रही है। आज अगर विदाउट टेक्नोलॉजी अगर आप वो 2 सेल कर पाते थे तो आज वो 3 सेल कर पा रहे हैं बिकॉज उनको मदद मिल रही है। तो लॉट ऑफ एग्जिस्टिंग डीएसएस आल्सो स्टार्टेड कमिंग टू आवर प्लेटफॉर्म। लॉट ऑफ एलआईसी एजेंट हमारी, बाय द वे हम इसके बारे में बहुत बात नहीं करते, बट हमारा एक और प्लेटफॉर्म है, उसको हम इंश्योरेंस एग्जाम ऐप बोलते हैं। वो तो इंश्योरेंस का एजेंट बनने के लिए आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ता है, उसका नाम होता है AC38। तो उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए भी हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। उस प्लेटफॉर्म पे भी हर महीने नए 80,000 से 1 लाख लोग आते हैं और आज तक कुछ 20-25 लाख लोग आ चुके हैं। तो वो भी हमारा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारे, इनफैक्ट इंडिया में कोई भी बंदा अगर इंश्योरेंस के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा होगा तो मोस्ट प्रोबब्ली उसके पास वो ऐप होगी। अच्छा, इतनी पॉपुलर ऐप है? इतनी पॉपुलर ऐप है और हम उसको मोनेटाइज नहीं करते। इट्स मोर ऑफ एन एजुकेशन पर्पस एंड ऑब्वियसली दैट हेल्प्स अस टू एक्वायर राइट एजेंट फॉर आवर ग्रोमो कोर बिजनेस। तो दैट इज़ ऑल्सो अ प्लेटफॉर्म विच वी हैव अपार्ट फ्रॉम द कोर ग्रोमो प्लेटफॉर्म। ओके, बट ओवरऑल अगर मैं बोलूँ, ये जो 2 लाख आप बोल रहे हो, हर महीने 2 लाख ऐड हो रहे हैं? हाँ, हर mहीने 2 लाख ऐड हो रहे हैं। तो 2 लाख लोग जो हमारी ऐप डाउनलोड कर रहे हैं। अच्छा, डाउनलोड ऑब्वियसली उसमें से बहुत सारे लोग एक्सप्लोर करने आते हैं, उनको नहीं समझ आता, चले जाते हैं, छोड़ देते हैं, या वो सीरियस नहीं होते हैं उस चीज़ के लिए। बट सर्टिफिकेट कितना ज़रूरी है? जैसे अभी आरबीआई ने पीछे क्या किया, कंटेंट क्रिएटर्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा वो लगाई है ना, कि भाई आप ऐसे कुछ भी रील बना के डाल देते हो कि ये लोन लो, वो लोन लो, या ये वाला ट्रेड ले लो, स्टॉक ले लो, ऐसे आप नहीं कर सकते। इनफैक्ट बहुतों को फाइन भी लगा है। तो वो सेबी की रेगुलेशन है। तो आप में क्या मतलब रेगुलेशन आती है सेक्टर में? तो अनफॉर्चुनेटली तो इंडिया में ना 3 बड़े रेगुलेटर हैं, आरबीआई, सेबी और IRDAI। आरबीआई रेगुलेट्स द बैंक एंड एनबीएफसीज, सेबी regulates all the stock brokers, mutual fund, stock investment, mutual fund and all, and IRDA regulates all the insurance companies and insurance brokers and all. Unfortunately आप तो तीनों में आ गए। Exactly. तो हमारा बिजनेस मॉडल ऐसा है कि हम तीनों के परव्यू में आ जाते हैं बिकॉज हमारा खुद का इंश्योरेंस, सो वी हैव अ इंश्योरेंस ब्रोकिंग लाइसेंस थ्रू विच वी आर सेलिंग इंश्योरेंस, सेपरेट एंटिटी ऑल टुगेदर। जैसे बैंक्स के पास होता है लाइसेंस टू सेल इंश्योरेंस ऑफ अदर कंपनीज, सो वो कॉर्पोरेट एजेंसी लाइसेंस बोलते हैं उसे। देन देयर इज अनदर लाइसेंस व्हिच इज कॉल्ड इंश्योरेंस ब्रोकिंग लाइसेंस, वी हैव दैट इंश्योरेंस ब्रोकिंग लाइसेंस। कितना डिफिकल्ट है लाइसेंस लेना? वेरी डिफिकल्ट। इंडिया में 600 इंश्योरेंस ब्रोकर्स हैं। अच्छा। उसमें से भी एक्चुअली में जो अच्छे से काम कर रहे होंगे वो हार्डली 100-200 होंगे। बट व्हाट यू, आपको करना क्या पड़ता है ये लाइसेंस लेने के लिए? ओके, सो इट्स अ वेरी लेंदी रेगुलेटरी प्रोसेस। यू हैव टू एक्चुअली फर्स्ट इनकॉर्पोरेट अ न्यू कंपनी, उसके बाद उसमें एक मिनिमम वर्किंग कैपिटल कुछ पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है। कितना होता है वो? 75 लाख रुपीज़। अच्छा। उसके बाद आपको कुछ FDs वगैरह रखनी पड़ती हैं फॉर सिक्योरिटीज़। अच्छा। उसके बाद आपको पूरा टीम बिल्ड करके दिखाना होता है IRDA को कि हमारे पास कैपेबिलिटी है कि हम इंश्योरेंस बेच सकते हैं। मतलब 2-2.5 करोड़ का मामला है ये। हाँ, अगर आपको ये लाइसेंस लेना है तो एग्जैक्टली। लाइसेंस फी नहीं है, बट आपको बैंक में रखना पड़ेगा उतना। हाँ,
टू हैव अ सेफ्टी नेट। 75 लाख तो आपको पेड अप कैपिटल है, जैसे नॉर्मल कंपनी तो आप 1 लाख। 1 लाख से भी कम पे, आई थिंक आजकल तो 1 लाख से कम पे भी इनकॉर्पोरेट हो जाती है, बट उसमें आपको 75 लाख लगाना पड़ेगा। अच्छा। उसके बाद वो जो एफडी वाली चीज़ मैं बता रहा हूँ, प्लस आपको फिर टीम हायर करनी पड़ेगी। अब प्रॉब्लम क्या है कि टीम आपको डे वन पे हायर करनी है, लाइसेंस जब मिले, लाइसेंस हमें मिलने में टोटल, हमें जिस दिन हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई से लेके जब हमें लाइसेंस मिला 18 महीने लगे हमें, 18 मंथ्स। ठीक है। तो उन 18 महीने तक हमें अपनी टीम को सैलरी देनी पड़ी बिठा के, जो भी इनके 5-6 लोग थे। आपको दिखाना पड़ता है कि आपके पास टेक्नोलॉजी के लोग भी हैं, बिजनेस में भी आपके पास लाइफ इंश्योरेंस के लोग हैं, जनरल इंश्योरेंस के लोग हैं, आपके पास फाइनेंस के लोग हैं, एवरीथिंग, लीगल कंप्लायंस के लोग हैं। It's a lengthy process and that is the reason why not many people applying it. In fact, अब तो IRD काफ़ी स्पीड से लाइसेंस दे रहा है, बिकॉज गवर्नमेंट इज़ पुशिंग अ लॉट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। तो IRD में भी बहुत रिफॉर्म्स हुए हैं इंटरनली। बट जब हमने अप्लाई किया था 2021 में, तब चीज़ें थोड़ी स्लो थी। तो पिछले 2 साल में ही 200 से ज़्यादा नए लाइसेंसेज आए हैं, आई थिंक। अच्छा। तो हमने जब हमें मिला था तो 450 कुछ थे, और अभी 650 हो चुके हैं, विच इज़ गुड। फॉर द मार्केट, हाँ, एडुकेशन अच्छी हो रही है फिर तो। हाँ, करेक्ट। तो आप बता रहे थे आप तीनों के उसमें आ जाते हो। तीनों के परव्यू में हम आ जाते हैं। तो बट आई थिंक दिस इज ऑल्सो इन ए वे रेगुलेटरी मोड, वेर इन बिकॉज वी आर इन अ रेगुलेटेड मार्केट, if we do everything right, obviously as per the compliance and legal requirement, lot of people don't even enter in this market because of this reason only, कि कौन पढ़ेगा, इतने compliances follow करेगा, compliance follow करेगा, right? It's difficult to manage that, but if you can manage it right, then it is also a barrier to entry for lot of other people. बट ऐसा फेयर होता है कभी कि RBI या कोई भी XYZ कभी भी कोई भी नई भी पॉलिसी ले आते हैं, जैसे अभी पीछे मैं नाम नहीं लूँगा एक कंपनी के साथ क्या हुआ, तो उनके पास खुद के पास क्रेडिट कार्ड लाइसेंस देने का नहीं है। उन्होंने किसी बैंक के साथ पार्टनर किया और उन्होंने आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, बट उस बैंक को RBI ने बोला कि अब आपको क्रेडिट कार्ड का जितना भी एक अमाउंट होता है, जितना आप लिमिट देते हो क्रेडिट कार्ड की, उसका आप कुछ तो 10x या 20x आपको अपने रिजर्व रखना पड़ेगा। तो अब उस बैंक ने बोला यार हम क्यों रखेंगे इतना, तो उस बैंक ने उस पर्टिकुलर फिनटेक ऐप की क्रेडिट कार्ड यूज़र्स के लिमिट को 1/10 कर दिया एक दिन में। ठीक है। अब उसकी वजह से क्या हुआ कि सारे यूज़र ड्रॉप हो गए और वो कंपनी ऑलमोस्ट फेल हो गई। तो RBI या कोई भी ऐसे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जहाँ पे ये वॉलेटिली जो रहता है कि यार आपको नहीं पता कौन कब क्या कर दे, तो आपको रिस्क या डर नहीं लगता यार कुछ भी हो सकता है कहीं पे भी? तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, डर तो है ही, बट आप एंटरप्रेन्योरशिप इज़ ऑल अबाउट टेकिंग रिस्क, राइट? जैसे मैं बहुत बारी अपनी टीम को भी बोलता हूँ कि डर के आगे जीत है, राइट? तो कब तक, मतलब अब किसी अननोन के लिए हम सोच के क्या ही करेंगे ना, जो अभी है उसके हिसाब से वी हैव टू बिल्ड द राइट बिजनेस। इफ सम न्यू चेंजेस विल कम, विल मेक श्योर, देन विल फिगर आउट आवर ओन न्यू पाथ कि अब क्या करना है आगे, राइट? तो उसके लिए डर के कोई फ़ायदा नहीं है मेरे को लगता है। कितनी बड़ी मार्केट है ये अपनी इंडिया में? तो इंडिया में फाइनेंशियल सर्विसेज की तो बहुत बड़ी मार्केट है, और वो अलग अलग सेगमेंट्स में देखा तोड़ दो। जैसे अगर केवल इंश्योरेंस की बात करें तो $125 बिलियन का इंश्योरेंस प्रीमियम हर साल अंडर राइट होता है। $125 बिलियन, ठीक है, एंड विच इज़ ऑल्सो ग्रोइंग एट 10 to 12% पर एनम। तो अगले 5 साल में $200 बिलियन क्रॉस हो जाएगा। सिमिलरली म्यूचुअल फंड की बात करो तो आई थिंक $600-700 बिलियन का मार्केट है ऑलरेडी, और वो अगेन देयर आर एस्टिमेशंस दैट अगले 5 साल में $1.2-1.3 ट्रिलियन तक चला जाएगा। क्रेडिट कार्ड में अभी इनफैक्ट लास्ट मंथ ओनली, आई थिंक जनवरी में पूरे इंडिया में ओवरऑल 10 करोड़ क्रेडिट कार्ड इशू हो चुके हैं, राइट? तो और देन लेंडिंग की बात करो तो लेंडिंग भी बहुत बड़ा मार्केट है। बट टू टॉक अबाउट आवर बिजनेस मॉडल, क्योंकि हम एक डिस्ट्रीब्यूशन के मॉडल में हैं, हमें प्रोडक्ट बेचने का पैसा मिलता है, तो कोई सर्टेन परसेंटेज कमीशन मिलता है। तो बेस्ड ऑन आवर एस्टिमेट, बिकॉज ये हर एक इंडिविजुअल कैटेगरी इतनी बड़ी है, इन सब के डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन की बात करें जो कि एजेंट के थ्रू होता है ऑलरेडी इंडस्ट्री में, और जिस तरह से ग्रो कर रहा है, मेरे को लगता है कि 10 से 15 बिलियन डॉलर की अपॉर्चुनिटी है, राइट? क्योंकि इंश्योरेंस में आपको बहुत अच्छा कमीशन मिलता है। क्या कमीशन रहता है इसमें इंश्योरेंस में? बहुत वेरी करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, बट ऑन एन एवरेज
देखिए मोटर इंश्योरेंस की बात करो तो प्राइवेट कार एंड ऑल 20-30%, 40% तक भी जा प्रीमियम सकता का? है प्रीमियम का, राइट। हेल्थ इंश्योरेंस में 30 से 50% तक, लाइफ 50% तक इंश्योरेंस में चला जाता है? यस, फर्स्ट ईयर के प्रीमियम पे, एंड अच्छा। देन रिन्यूअल पे थोड़ा कम होता है। एंड लाइफ इंश्योरेंस में भी 40-50% डिपेंडिंग बहुत अपॉन बड़ा अगेन नंबर है ये प्रोडक्ट। तो। हाँ, बट इट टिल डेट इंश्योरेंस हैज़ ऑलवेज बीन अ वेरी पुश प्रोडक्ट, you know, lot of effort is required everywhere, from starting from insurance companies to the agent or whoever is distributing it. बहुत ऑफलाइन प्रोसेसेस भी हैं उसके पीछे। धीरे धीरे ये ऑब्वियसली इम्प्रूव हो रहा है, बट सो कमिंग बैक टू द पॉइंट दैट कि काफ़ी बड़ा मार्केट है, काफ़ी अच्छा प्रीमियम सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन है क्रेडिट कार्ड में भी। हर क्रेडिट कार्ड पे आपको 2,000 से 2,500 3,000 तक भी मिल जाता है बस साइन अप करवाने के। साइन अप करवाने, नया कार्ड ओपन करवाने के लिए। So there are and then mutual fund is a very different ball game because it's a AUM game, कि जितना बड़ा आपका एसेट अंडर मैनेजमेंट होगा उतना आपको उसका आपका कंपाउंडिंग इफेक्ट होता जाएगा। अच्छा। राइट, वो आपको परसेंटेज वाइज मिलता बहुत कम है, 1 से 2% पर एनम, बट क्योंकि मान मार्केट लो मैंने आपके थ्रू, आपके एजेंट ने मुझे म्यूचुअल फंड बेच दिया, एग्जांपल अभी लेते आप हैं। म्यूचुअल फंड में डील नहीं करते बिकॉज अच्छा, वी डोंट हैव लाइसेंस इन बट दैट। चलो क्रेडिट कार्ड बोल लो, 2,000 रुपये अब मेरी कमीशन आ गई जो आपको बैंक ने दी, राइट, जिसका बैंक ने आपके साथ टाई अप किया था। अब 2,000 में से आप कितना रखते हो और मुझे कितना मिलता है एजेंट को? तो इट वेरीज फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, बट जनरली अभी का हम अपने आप को एक टेक्नोलॉजी कंपनी समझते हैं, राइट। हम अपने आप को एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी नहीं मानते, वो हमारा बिजनेस मॉडल है, बट वी आर ए टेक्नोलॉजी कंपनी, सो वी फील दैट व्हाट इज अ प्लेटफॉर्म मार्जिन वी शुड कीप। हाँ। तो अभी हम वो 20-30% रखते हैं, फ्यूचर में इट कैन बी स्लाइटली हायर ऑल्सो when economies of scale will kick in, but our idea is to make sure that our agents or our partner, we call them Chromo partners, they should earn more money. So that's the current scenario. इंटरेस्टिंग। बट इसमें फियर और मिथ भी तो बहुत है ना इस सेक्टर में। बहुत डर लगता है लोगों को, और बहुत केसेस भी हुए हैं कि यार बेचारे ओल्ड एज रिटायर्ड होते हैं लोग, उनको कोई भी जाके इंश्योरेंस बेचता है, साथ में कोई यूलिप स्कीम या कुछ भी स्कीम लगा लोगों के बेच देता है। अब वो समझ नहीं पाते और उनके साथ स्कैम हो जाता है। तो इसमें स्कैम बहुत होते हैं जो मैंने सुना है। तो कैसे मैनेज करते हो आप इन चीज़ों को? बिल्कुल राइट क्वेश्चन है। आई वुड नॉट से स्कैम, मिस सेलिंग डेफिनेटली होती है। स्कैम तो फिर एक अलग ही चीज़ हो गई कि आपने बोला था कि मैं इंश्योरेंस दे रहा हूँ, पैसे ले लिए, बट इंश्योरेंस ही दिया नहीं ही दिया। नहीं, हाँ, या कुछ और ही कर दिया। हाँ, कुछ और ही कर दिया, या आपके जमतारा वाली बातें हैं जो। एग्जैक्टली वो तो स्कैम हो गया। वो इतना नहीं है, वो तो ऑब्वियसली कहीं पे भी हो सकता है, राइट। बट मिस सेलिंग इज राइट कि वो होती है। और वो होती क्यों है, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि मेजॉरिटी ऑफ टाइम हमारे एजेंट या हमारे पार्टनर को भी नहीं पता होता है कि उसके फीचर्स क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं। तो वो कस्टमर को भी नहीं बताते हैं, या फिर बताया भी होता है तो कस्टमर को उस समय शायद नहीं समझ आता है, बट बाद में जब वो एक्चुअली में रियलाइज़ करता है, देखने की कोशिश करता है, तब उसे रियलाइज़ होता है कि यार गलत प्रोडक्ट ले लिया है। तो उसके मल्टीफोल्ड अप्रोच हैं हमारे, जब हम अपने एंड पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक तो प्रोएक्टिव अप्रोच है कि मिस सेलिंग होने ही ना दो। वो कैसे ना होने दो? पहले तो एजुकेशन के थ्रू, कि मेक श्योर कि हर एक एजेंट जो आपका कोई भी प्रोडक्ट बेच रहा है उसको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की पूरी अच्छे से अच्छे एजुकेट कर पाएँ हम। टेस्ट लेते हो आप? हाँ, टेस्ट भी लेते हैं। हमारे बहुत सारे लाइव वेबिनार्स होते हैं जहाँ पे वो आके ट्रेनिंग्स अटेंड कर सकते हैं। हमारे रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं हमारी ऐप पे जो उनको देख के सीख सकते हैं। हर एक प्रोडक्ट स्पेसिफिक वीडियोस, उसका बेनिफिट्स, उसका टारगेट कस्टमर, एवरीथिंग इज़ देयर। जब आप वो प्रोडक्ट, मान लो आप पर्टिकुलर बैंक का कोई पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड बेचने जा रहे हो, तो जब आप बेचने जाओगे उससे पहले वी विल मेक श्योर दैट ऑन आवर ऐप यू गो थ्रू ऑल ऑफ दोज इन्फॉर्मेशन। दैट्स द फर्स्ट थिंग। द सेकेंड इज़, अभी क्या है कि पहले एजेंट नेटवर्क मॉडल पे क्या होता था कि एजेंट डायरेक्टली कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करता था, बट वी ऑल्सो हैव फुल विजिबिलिटी एंड कंट्रोल ऑन द कस्टमर एक्सपीरियंस। व्हाट डज दैट मीन इज़ कि हमें पता है कि वो किस कस्टमर को क्या बेच रहा है, हमारे पास उसका मोबाइल नंबर है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन है। तो वी ऑल्सो मेक श्योर दैट वी कम्युनिकेट टू द एंड कस्टमर डायरेक्टली, राइट, कि आपने हमारे एजेंट अंकित से क्रेडिट कार्ड लिया है, कोटक का क्रेडिट कार्ड है, उसके ये बेनिफिट्स हैं, ये फीचर्स हैं। तो वी ऑल्सो डायरेक्टली कम्युनिकेट। तो वो वहाँ पे दिखा
बाई चांस एजेंट ने कोई गलत इन्फॉर्मेशन पास करी है तो वो ओवरराइड हो जाती है, राइट। उसके बाद फिर तो ये दो चीज़ें हो गई। तीसरा ये कि अभी हम अपने प्लेटफॉर्म को पूरा रिवैम्प कर रहे हैं, एक लेवल पे कर चुके हैं, उस पर और बहुत काम कर रहे हैं, विच इज़ जहाँ पे हम एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन इंजन बिल्ड कर रहे हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं कि अभी तक हमने ये पावर एजेंट के हाथ में दे रखी थी कि किस कस्टमर को क्या बेचना है, बट नाउ वी आर चेंजिंग द कोर्स एंड सेइंग कि आप बस कस्टमर की प्रोफाइल और कस्टमर को लेकर आइए हमारे प्लेटफॉर्म पे। बेस्ड ऑन द कस्टमर प्रोफाइल हम बताएंगे कि उसके लिए सही प्रोडक्ट क्या है। आप कैसे बताते हो, क्या पैरामीटर देखते हो? हाँ, तो जैसे कस्टमर का सिबिल स्कोर है, क्रेडिट स्कोर जो होता है, उसकी इनकम क्या है, वो कौन से जोग्राफी में है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। अभी ऑब्वियसली ये नेसेंट स्टेज में है, धीरे धीरे ये ग्रो करेगा, इवॉल्व करेगा, बट वंस दैट विल स्टार्ट हैपनिंग ऑटोमेटिकली द पावर और कंट्रोल फ्रॉम एजेंट्स हैंड विल बी मूव्ड टू द प्लेटफॉर्म, एंड देन वंस इट विल कम टू द प्लेटफॉर्म ऑटोमेटिकली ये सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगी। नाउ दिस इज़ ऑल ऑब्वियसली प्रोएक्टिव अप्रोच, बट उसके बावजूद भी हो ही सकता है 0.1% की कोई ना कोई मिस सेलिंग हो गई, या वो मिस सेलिंग मिसकम्युनिकेशन हो गई, वॉट एवर। हाउ डू यू डील विद दैट? देन अगेन कोई कंप्लेंट आती है तो वी हैव अ डेडिकेटेड सपोर्ट टीम विच मेक श्योर दैट वी रिजॉल्व दैट कंप्लेंट इन दैट एंड मेक श्योर या तो उसको सही इन्फॉर्मेशन दे के समझा दें कि सर ये एक्चुअली आपने प्रोडक्ट लिया है, इसके ये बेनिफिट्स हैं, स्टिल आपको लगता है कि आपके लिए सही प्रोडक्ट नहीं है, तो अगेन जो 3 रेगुलेटर की हमने बात करी थी, हर किसी ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए अपने लॉज बना रखे हैं। तो अगर आपने इंश्योरेंस ख़रीदा है तो आपके पास 30 दिन का समय होता है, आप वो इंश्योरेंस कैंसिल करा सकते हैं विदाउट एनी पेनल्टी। अच्छा, राइट। तो देन इफ़ कस्टमर विल टेल अस कि नहीं मुझे तो नहीं चाहिए फिर भी, तो देन वी विल हेल्प देम टू कैंसिल दैट प्रोडक्ट। मतलब जिन लोगों को नहीं पता उनको आज क्लैरिफाई कर सकते हैं कि अगर आपने कोई इंश्योरेंस लिया है हाँ, और कुछ भी मिस सेलिंग हो गई, गलत इंश्योरेंस बेच दिया आपको, राइट, तो विदाउट एनी इशू 30 दिन के अंदर अंदर आप उसको कैंसिल कर सकते हो, कोई पेनल्टी, कोई फीस नहीं, पूरा पैसा वापस। आपको करना क्या होगा उसके लिए? उसके लिए आपको या तो जहाँ से भी वो आपने प्रोडक्ट खरीदा है, या तो अगर मान लो वो नहीं सुन रहे, जहाँ से हमने खरीदा वो नहीं सुन रहे वो हमारी। नहीं सुन रहे, मतलब जितना मुझे समझ आता है कि मेजोरिटी ऑफ द कंपनीज विल कंप्लाई विद दैट। अच्छा, उनको सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि अगेन आरबीआई और सेबी और आईआरडीए की बहुत ही स्ट्रांग वो है। यदि अगर वो नहीं सुन रहे हैं तो देन ऑब्वियसली आईआरडीए की एक कंप्लेंट की का वो है, क्या बोलते हैं, पोर्टल है, वेर इन आप जाके आप कंप्लेंट कर सकते हैं, and then IRD will make sure that it will get resolved. What I have felt in last couple of years, जब भी मैं किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बात करता हूँ, चाहे वो बैंक हो चाहे इंश्योरेंस कंपनी हो, एक चीज़ तो रेगुलेटर ने अच्छी करी है कि बहुत अच्छा फियर क्रिएट किया हुआ है फ्रॉम पर्सपेक्टिव कि अगर आप कस्टमर के साथ कुछ गलत करोगे तो आरबीआई आपको छोड़ेगा नहीं, आईआरडी आपको छोड़ेगा नहीं। उसकी वजह से ये होता है कि कोई भी कंप्लेंट इधर आती है ना, स्पेशली वो कंप्लेंट इधर एस्केलेट होती है, तो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के सारे ऊपर से नीचे तक लोग मेक श्योर करते हैं कि ये सबसे पहले इसको सॉल्व करो, बाकी सब छोड़ो। हाँ। बट कुछ लोग भी तो गलत करते होंगे ना, लोग भी जानबूझ के ऐसे करते होंगे। वो होता है, तो वही थिन लाइन है, मैं उसी पे आ रहा था कि अब बहुत बार क्या होता है कि कस्टमर्स भी बहुत स्मार्ट हो गए, उनको पता है कि यार ट्विटर पे टैग कर दो आरबीआई को और ना फिर ये लोग सीधे हो जाएंगे, या मतलब व्हाटएवर, लाइक समबडी जस्ट टू एक्सप्लॉइट, राइट। उस केस में फिर क्या किया जाए फिर? बहुत डिफ़िकल्ट है ऐसी सिचुएशंस को मैनेज करना। आई हैव सीन समटाइम्स उन कस्टमर्स को क्या होता है कि अल्टीमेटली वो क्यों कर रहे हैं कंप्लेंट, उनको कोई एडिशनल बेनिफिट चाहिए, हाँ, कुछ फ्री भी चाहिए, यू एंड अप डूइंग दैट। अच्छा, राइट, व्हाट एल्स यू कैन डू, इट्स जस्ट दैट यू हैव टू मेक श्योर दैट योर कस्टमर इज सेटिस्फाइड। अब वो अच्छे से अच्छा कस्टमर हो, ख़राब से ख़राब कस्टमर हो, सो वी हैव अ वैल्यू ऑफ कस्टमर ऑब्सेशन, तो वो वी मेक श्योर, एंड आई एम श्योर लॉट ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशंस डज दैट। आज के टाइम पे सोशल मीडिया के ज़माने पे हर एक कस्टमर कंप्लेंट इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल फॉर एनी कंपनी, एंड दे मेक श्योर दैट you know they resolve it on time in a right satisfaction of the customer, for the right satisfaction. आपने पूरी इंडस्ट्री के बारे में ये तो बता दिया क्या है कैसे है, इस पूरी इंडस्ट्री में चैलेंज क्या है अभी, एग्जैक्टली प्रॉब्लम्स क्या हैं? तो वन थिंग बेसिकली, जैसे मैंने आपको बताया कि हम अपने आप को टेक कंपनी समझते हैं, बट जब हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाते हैं और कोशिश करते हैं कि यार बहुत डीप टेक लेवल पे चीज़ें इंटीग्रेट करें या एक्सपीरियंस देने की कोशिश करें, तो वो उतनी स्पीड से हो नहीं पाता, विच मीन्स कि ओवरऑल
टेक्नोलॉजी अडॉप्शन इज स्टिल स्लो. कोविड के बाद बहुत बड़ा है, बट स्टिल आई फील, बिकॉज मे बी वी आर मच टेक लेड कंपनी, बट मुझे लगता है कि अगर और ज़्यादा अडॉप्शन होगा टेक्नोलॉजी का एट एवरी लेवल, इट विल बी इन द बेनिफिट ऑफ एवरीबडी, ऑल द स्टेक होल्डर्स, चाहे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो एंड कस्टमर हो, चाहे वो हमारे जैसा कोई डिस्ट्रीब्यूटर हो. Right. More and more technology will bring more and more efficiency, more and more transparency, more and more, overall growth of the market. तो somehow I feel that और adoption होगा तो better रहेगा. चीज़ें improve हो रही हैं, no doubt things have improved a lot, but still there is lot of scope to work. So I think वो एक बहुत important है. दूसरा, अब वो उसको चैलेंज बोल लो या क्या बोलोगे आप, जो हमने बात करी कि यार रेगुलेटर्स कभी कभी कंज्यूमर प्रोटेक्शन के हिसाब से कोई रेगुलेशन लेकर आते हैं, तो वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सही भी है, लेकिन समटाइम्स इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर द एंटायर इंडस्ट्री, राइट. जैसे आपने एग्जांपल बताया, और भी बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं. तो जैसे अभी रिकरिंग पेमेंट में हुआ था ये पंगा, हाँ, के पीछे बंद कर दिया था, रिकरिंग पेमेंट नहीं होगा. Exactly. फिर 2000 तक खोला, फिर 5000 रुपये तक आपका विदाउट OTP रिकरिंग पेमेंट होगा. Right. फिर 15,000 तक होगा. नो डाउट इट इज़ वेरी गुड फॉर कंज्यूमर्स, बट जब ऑलरेडी एक मर्चेंट या एक बिजनेस रिकरिंग पेमेंट के ऊपर अपना पूरा बिजनेस बना के बैठा हुआ है, उसके लिए तो ज़ीरो हो गया सब कुछ एक दिन में. तो वहाँ आई थिंक थोड़ा सा ये प्रॉब्लम रहता है कि, और ऐसे बहुत सारे केसेस एंड एग्जांपल्स रहे हैं पिछले 5 साल में, जहाँ पे रेगुलेटर मस्ट हैव टेकन अ राइट कॉल बेस्ड ऑन सम देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, बट दैट हैज़ एक्चुअली वाइप्ड आउट लॉट ऑफ बिजनेसेस. लाइक जिन्होंने बहुत मेहनत करके वो चीज़ बनाई, स्केल किया, इन्वेस्टमेंट किया, तो वो एक चैलेंज ही है आई थिंक इंडस्ट्री का. एंड हाउ शुड, लेकिन अभी जो मैंने देखा है रिसेंटली, अभी भी जैसे AI के ऊपर एक गाइडलाइन आई थी, बट देन government is also very proactive in terms of addressing any issue which is coming up in the market or in the industry. So immediately government clarified that this is not for startups, this is for large platforms, large companies, right. Paytm का केस है, तो वहाँ पे जो भी रीज़न रहा, बट Paytm obviously is the pioneer of this space in India, right? And everybody is. But आपको लगता है Paytm के साथ सही गलत हुआ? I can't comment. I am not the right person to comment on that. I don't know honestly. अंदर क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने क्या किया, तो मैं नहीं कुछ बोल सकता. But net as a user, I love Paytm. I still use Paytm. Today morning also I used Paytm, right? So I really want them to succeed. I am a Paytm shareholder, like I have invested my wealth in Paytm shares. I really respect them for whatever they have created in last 10, 12, 15 years. So lot to learn from them, but obviously regulator must have seen something and taken some call, so I can't comment on that. चलो वापस ग्रोमो पे आते हैं. हमने इंडस्ट्री की तो काफ़ी बात की, बट ग्रोमो के ऊपर मुझे समझना है आपके कंपटीशन में कौन है, और क्या इज देयर एनीवन एल्स डूइंग द सेम थिंग? यस, जहाँ पे भी कोई बहुत बड़ा मार्केट होता तो कंपटीशन तो होता ही है, बट सेम मॉडल, बिल्कुल सेम चीज़. हाँ, तो देयर आर फ्यू प्लेयर्स. उसमें भी एजेंट लेड मॉडल में भी 2 तरह के लोग हैं. एक हमारे जैसे जो बहुत 100% टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, उसमें 1-2 कंपनियां हैं, बट वो मे बी not, and nobody is very big, maybe of our similar scale, or slightly up and down. And then there is within agent led model there are companies who are like sales first, which means कि जिनकी बहुत लार्ज खुद की सेल्स फोर्स है, जो जाके एजेंट को ग्राउंड पे एक्वायर करती है. वो मोस्टली एग्जिस्टिंग LIC एजेंट जो है उनको टारगेट करते हैं. देयर कपल ऑफ कंपनीज हु आर वेरी बिग इन दैट स्पेस. And in fact, Policybazaar, which is the biggest company in this space, they have also launched a product called PB Partners, which is for agents. अच्छा, similar type में. Similar type में. So, but अभी ना recently we were using one software. तो उस सॉफ्टवेयर के competitor ने हमें reach out किया है कि आप हमारे यहाँ पे शिफ्ट हो जाइए.
और फिर वो खुद जो सॉफ्टवेयर जो जिसको हम यूज़ कर रहे थे वो उनकी भी लीडरशिप टीम हमारे से मिलने आई, तो उन्होंने बोला कि यार आर फ्रेंड्स ऑन द अदर साइड। तो आई थिंक आई ऑल्सो बिलीव इन दैट थिंक कि वो कंपटीशन की तरह नहीं मानता मैं उन्हें, कि यार दे आर ऑल्सो फ्रेंड, बिकॉज आई नो ऑल ऑफ दोज फाउंडर्स ऑल्सो, वी टॉक टू देम, we understand, sometimes we share learnings also, right? Because in any market to succeed there is a competition required, right? So if you actually make them as a competitor or make them as a friend and make sure that the entire industry grow is what you have to decide. So for me I think more than competition they are friends, they are also doing good work and I wish everybody to succeed. प्यारी सी बात कर दी आपने बीच में। बट आपका मोट क्या है अगर मैं इन कंपटीशन की बात करूं, या XYZ कुछ और भी आएंगे आई एम श्योर, हाउ डू इंश्योर यू रिमेन कॉम्पिटिटिव, या स्ट्रेंथ या लेवरेज जो बाकी नहीं है? टेक्नोलॉजी तो आपने बता ही दिया, एनीथिंग एल्स दैट आउट परफॉर्म्स यू? Yeah, so technology is our biggest moat. I think we feel, and whenever I speak to any senior guy in the financial industry, and जब भी मैंने उनको हमारा प्रोडक्ट दिखाया है, everybody has told me categorically that ऐसा प्रोडक्ट हमने मार्केट में नहीं देखा है, राइट? उसके अलावा हमारा दूसरा मोट है जो मैंने आपको बताया कि मे बी आर यूज़र लव, हमारा मेजॉरिटी ऑफ आर यूज़र कम्स ऑर्गेनिकली ऑन आवर प्लेटफॉर्म और थ्रू वर्ड ऑफ माउथ और रेफरल। इनफैक्ट जैसे आपने बोला ना कि आपकी कंपनी का DNA नहीं है इन्वेस्ट लाइक मार्केटिंग में इन्वेस्ट करने का, हमने करे हैं एक्सपेरिमेंट बहुत सारे, बट पिछले 2 महीने से हमने मार्केटिंग स्पेंड 0 कर दिया है। स्टिल कहाँ किए थे वैसे अगर पूछूं तो? We have tried different things, obviously Facebook, Google, which is a standard thing for everybody to do digital marketing. Then we have tried affiliates, we have tried multiple other channels like YouTube influencer marketing. But पिछले 6-9 महीने से हमने धीरे धीरे उसको कम करते गए और अब 0 कर दिया है। 2 लाख जो आ रहे हैं हर महीने, कहाँ से आ रहे हैं फिर ये लोग? ऑर्गेनिक और रेफरल्स, एग्जिस्टिंग लोग ही रेफर कर रहे हैं एक दूसरे को। उसके अलावा ऑर्गेनिक चैनल्स क्या हैं फिर? डायरेक्टली गूगल पे सर्च करके आ रहे हैं लोग, डायरेक्टली आपके नाम से? हाँ, प्ले स्टोर से आ रहे हैं, मनी अर्निंग ऐप। अच्छा, तो SEO बोलूँ तो बेसिकली आपका SEO काफ़ी अच्छा है। कितने लोग आते हैं? यूट्यूब से आते हैं, यूट्यूब पे ऑलरेडी जो पुरानी वीडियोस बनी हुई हैं, बहुत सारे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स ने हमारे बारे में वीडियो डाली हुई है, उनको अब यूट्यूब से सच अ प्लेटफॉर्म जिसमें आपको लाइफ टाइम व्यूज मिल सकते हैं इफ योर कंटेंट इज रियली स्ट्रांग, लाइक फॉर दिस वीडियो व्हिच वी आर रिकॉर्डिंग, होपफुली आज से 5 साल बाद भी शायद इस पे कोई व्यूज आए, राइट? बिल्कुल। एंड उससे आपको कुछ लीड्स मिले हैं, व्हाटएवर, करेक्ट, राइट? तो we have had lot many YouTube videos through which we have started getting lot of organic users. किस टाइप की वीडियो बनाते हो आप? अराउंड हम भी बनाते हैं वीडियोस, हम भी बनाते हैं, बट मोस्टली इन्फ्लुएंसर्स। तो इनको आप रीच आउट करते हो खुद से कि बनाओ, या अपने आप ही बनाते हैं? दोनों तरह से है। शुरू में हमने रीच आउट किया, बट अब जब बड़े इन्फ्लुएंसर्स ने कुछ बनाया तो और बाकी लोगों ने उनको देख के बनाना शुरू कर दिया, और वो अब एक साइकिल बन गया है, अपने आप आते रहते हैं। बट जब आप इन इन्फ्लुएंसर्स को रीच आउट करते थे शुरू में, ईजी था कन्विंस करना? क्या दिक्कत आती थी इनको रीच आउट करने में? इजी तो देखो लाइफ में कुछ भी चीज़ नहीं होती है जितना वो तो ठीक है, बट हाउ डिफिकल्ट वाज इट? इट डिपेंड्स ऑन इन्फ्लुएंसर टू इन्फ्लुएंसर, वो कितना बड़ा है, उसकी क्या वैल्यू है। वी हैव पेड मनी टू इन्फ्लुएंसर्स आल्सो कि हमारे लिए वीडियो बनाओ, बट अब हम नहीं करते बिल्कुल भी। अब हम बोलते हैं कि सक्सेस बेस्ड है, अगर आपके थ्रू कोई आएगा और आप कुछ हमारे लिए रेवेन्यू जनरेट करोगे, हम उसमें से आपको शेयर करने के लिए तैयार हैं। कितना परसेंट शेयर करते हो? 5%। अच्छा, बट वो तो ऐप डाउनलोड करवा रहे हैं ना आपकी, या वो प्रोडक्ट बिकवा रहे हैं जैसे नॉर्मल DS आपके एजेंट्स बेचते हैं? मोस्टली ऐप डाउनलोड यूज़र रिक्वायर कर रहे हैं। कुछ लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए हैं डायरेक्टली प्रोडक्ट सेल करने के लिए भी। उस केस में तो वो तो हमारा जो प्लेटफॉर्म पे जो पे आउट हम अपने एजेंट को दे रहे हैं वो फिर उनको देंगे। हाँ, वो तो है, वो तो हमारा बिजनेस मॉडल है, बिल्कुल, राइट? बट दोनों में से क्या इफेक्टिव रहा इन्फ्लुएंसर्स के केस में? पहला वाला ही, मतलब हमने अपनी ऐप डाउनलोड कराई है और उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है वहाँ से, राइट? तो कमिंग बैक टू द पॉइंट दैट वी डोंट नाउ do any spend on marketing, and we intend to do the same for at least some time in near future and see how it will, you know. तो क्या करोगे फिर अगर मार्केटिंग में स्पेंड नहीं करोगे? व्हाट एल्स आर यू डूइंग
टू मेक श्योर ये 2 लाख 2.5 हो जाए, जो ऐप डाउनलोड्स हो रहे हैं 2.5 का 5 हो जाए, ये कैसे ग्रो करोगे फिर? देखो आप ऐसे सोचो कि मुझे 2 का 2.5 और 2.5 का 5 करना ही नहीं है। पहले मेरा एम है कि मैं इन 2 को ही पैसे कमवा दूँ, राइट। मैंने इन 2 को ही सबको पैसे कमवा दिए तो मैं मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी बन जाऊंगा बाय द वे, राइट। इफ यू विल डू अ वेरी बेसिक मैथ। इसको अगर मैं टेक्निकल टर्म्स में बोलूँ ना, SaaS के अंदर खासकर या ऐप के अंदर खासकर, ये इसको बोलते हैं हम एक्टिवेशन, करेक्ट, राइट। कि मतलब एक्वायर तो हो गए 2 लाख लोग, बट अगर वो 2 लाख में से 20,000 ही आपके यूज़ कर पाए, राइट, 1,80 तो अभी भी एक्टिवेट नहीं हुए ना, इसका मतलब। करेक्ट, यानी अभी भी आपने 1,80,000 का पोटेंशियल मिस किया है। किया हुआ है। अगर आप बोलोगे यार 2 लाख और ले आऊँ, घूम फिर के उसमें से भी 20,000 ही करें यूज़ तो आपका, आज तक जैसे मैंने आपको बताया कि 40 लाख से ज़्यादा लोगों ने हमारी ऐप डाउनलोड कर लिया है, बट इवेंचुअली यूसेज 8 लाख ही है, 5 से 8 लाख ही है। 8 लाख तो मंथली एक्टिव Monthly यूजर है, बट जिन्होंने सेल करी है आज तक लाइफ टाइम में एक भी, वो 2 लाख प्लस है, अच्छा, राइट। तो 38 लाख तो अभी भी बचे हुए हैं एग्जैक्टली, जिनको बेचना है आपके थ्रू। हाँ, तो आप सोचो कि 2 लाख का 38 लाख, लाइक कितना स्केल ऑफ ग्रोथ हम एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम से ही ला सकते हैं अगर हम इफेक्टिवली करें। अगर मैं इसी के अंदर बात करूँ आगे, अब ये 2 लाख से 38 लाख का जो गैप है इतना बड़ा, 40 लाख का, इसमें आप इसको कैसे कवर कर रहे हो? हाउ आर यू इंश्योरिंग के ये यूज़र्स आए जो पहले कभी आए 4-5 साल में अभी तक, वापस से उनको आप जगाओ और एक्टिवेट करो? तो वी आर डूइंग लॉट ऑफ एफर्ट्स। इनफैक्ट एक तो अगेन डीप इन्वेस्टमेंट इन आवर प्रोडक्ट, फिगरिंग आउट, क्योंकि इतने ये जो 2 लाख लोग हैं ना, इतने वाइड वैरायटी ऑफ यूज़र्स हैं, हर किसी के अलग सोचने का नज़रिया है, अलग स्टेज ऑफ लाइफ में हैं वो, उनको उनकी लर्निंग की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हैं। तो हाउ डू यू बिल्ड वन सिंगल प्रोडक्ट फॉर सो मच वाइड वैरायटी ऑफ पीपल इज़ वेरी बिग चैलेंज फ्रॉम अ टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव ऑल्सो। तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि हर एक यूज़र के लिए हम पर्सनलाइज कर पाएँ उसकी जर्नी, राइट, वेयर इन आई थिंक अगेन AI कैन हेल्प अ लॉट। तो अभी हम उस फेज़ में हैं जहाँ पे हम इस चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करेंगे। सो टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट इज़ वन थिंग, द सेकेंड इज़ राइट कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन ऑफ दीज पीपल, जिस पे अगेन फोकस करना है। तो वी आर डूइंग मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स ऑन doing some of our offline trainings also. We recently did very first offline training in Agra, right, wherein we've invited some of our agents, obviously very at a very small level, but we wanted to see if that helps. Because another thing is, lot of times people come and download the app, but people feel that they might not trust Gromo as a brand, and that how you build that trust, maybe through offline interaction or some other ways which we are still figuring out. But if we'll be able to build trust of those people, they will do whatever we will ask them to do, and ultimately make them successful. So building trust is something which we are working on. More trust, अभी भी trust तो है ही तभी वो बेच रहे हैं, but और ज़्यादा trust कैसे build करें? We thought कि यार किसी celebrity को लाने से trust build हो सकता है, but we have not done that yet. Maybe we will do it in future. तो ये कुछ चीज़ें हैं विच विल हेल्प अस बेसिकली एक्टिवेट दोज पीपल, राइट। अभी हमारी 5th एनिवर्सरी पे, बाय द वे जस्ट टू शेयर न्यूज़ दैट टिल डेट वी हैव बीन एबल टू जनरेट मोर देन 100 करोड़ रुपीज़ ऑफ अर्निंग फॉर आवर ग्रो पार्टनर क्यूमुलेटिवली। 100 करोड़ रुपए, ये तो उन्होंने कमाए हैं, आपका तो ओवरऑल बिजनेस तो अलग ही होगा, राइट। तो हमने अपनी 5th एनिवर्सरी पे वी डिड अ वेरी बिग लार्ज कैंपेन वेर इन वी सेड दैट till date you have earned 100 crore, we will give you additional 100 crore rupees. So we have deposited, some money in their wallet to all the 38 lakh users till date, and try to reaching out to them saying that you come back and you can take this money. Obviously for that you have to do at least some sales, correct, right? So that also तो ये अनलॉक हो जाएगी, अनलॉक हो जाएगा। तो there are different experiments which we are trying and figuring out. कोई ऐसे और एक्सपेरिमेंट, जैसे ये अच्छा एक्सपेरिमेंट बताया आपने, और कुछ ऐसा सोचा? आप सारे ट्रेड सीक्रेट्स मांग रहे हो मेरे से बिजनेस के। देखो कुछ और तो बताना पड़ेगा ना, लोग तभी तो सीखेंगे। तो कुछ ग्रोथ हैक्स, ये एक ग्रोथ है कि दूसरा व्हाट वी हैव आल्सो रियलाइज्ड इज व्हिच इज अ स्लाइटली कॉस्टली थिंग, बट व्हाट्सएप communication and WhatsApp interaction with the users is also working well, which means that
अब हम चाहते, आज के टाइम पे इतना कंपटीशन है कि हर एक फ़ोन में इतनी सारी ऐप होती हैं, यू नो, एंड ग्रोमो इज़ वन ऑफ देम, बट नॉट ऑलवेज पीपल वुड वांट टू ओपन ग्रोमो, बट WhatsApp WhatsApp is always there. always there, and everybody will open WhatsApp daily, and everybody will read any message which will come on WhatsApp. And WhatsApp has given lot of tools to basically, you know, create chat bots and all of these interactive ways to engage your users on WhatsApp itself. So we are doing a lot of experiment lately, while we can we engage our users not on our app but on a WhatsApp. Still yet to see the overall ROI of that effort, because WhatsApp is a costly affair. It's not, you know, every time you send a marketing message to a customer, it costs you like 75 paisa. Correct. So you need to make sure that you make the ROI for that. But at least at an engagement level, it is good. ये जो 2 लाख लोग जिन्होंने आज तक बेचा है, क्या ये सब वर्किंग प्रोफेशनल रहे हैं, या ये लोग, मतलब इनमें भी कुछ आपको कुछ दिखा पैटर्न के स्टूडेंट ज़्यादा थे या रिटायर्ड ज़्यादा लोग थे, क्या था? So see, if you look at the demography of these people, there are largely people in the age group of 20 to 40, right? These are people whose monthly family income would be in the range of 15,000 to 50,000 rupees, right? Family And they are income. in tier 1, 2 cities Coming mostly? to that, yeah. अच्छा. So 20% of is in metro tier 1, but majority of them in tier 2 and below. And within metro also, mostly people who are behaving like, or lower middle class family of metro, because they behave like tier 2 tier 3 cities, right? And then mix of both people who are only doing Gromo and don't have any other earning opportunity. Lot of students we see. At the same time, people who are into some job or some working professional. We have a lot of people from BFSI industry, because उनके पास already customer base है. They already know how to sell products. They come. Existing agents, you know, housewives, all of these kind of people. We don't have much of retired and all, because I think because of the technology adoption and uses maybe. So that's how we have seen the bifurcation of these people. और आपको लगता है वुमेन वर्कफोर्स में अभी ज़्यादा डिमांड आ सकती है इस चीज़ की, स्पेशली ऐसे प्रोडक्ट जो वुमेन सेंट्रिक हैं और वुमेन लेड बेचे जा सकते हैं? मतलब आपका फोकस है ऐसा कुछ अलग से? हमने कुछ अलग ऐसे फोकस नहीं किया है, बट अनफॉर्चुनेटली आवर कंट्री इज especially in financial services is a very very male driven society. We want to see that more and more women participate, but हमने तो उल्टा भी देखा है कि हमारे यहाँ पे जो एक्चुअली में किसी विमेन के नाम पे कोई प्रोफाइल बनी हुई है, उसको ऑपरेट बैकएंड पे कोई मैन कर रहा है, राइट? कि मैं अपने नाम से नहीं कर रहा, मैंने अपनी वाइफ के नाम से, अपनी मदर के नाम से अकाउंट बना लिया और फिर मैं उसके थ्रू बेच रहा हूँ, क्योंकि टैक्स नहीं दिखाना, मुझे टैक्स नहीं दिखाना, या फिर हो सकता है मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ, मैं दिखा नहीं सकता कि मैं साथ में कुछ और भी काम कर रहा हूँ. Right. There can be different reasons. Right. और मैं Do you allow them that to happen? I can't stop them ना. And why should I But stop? पता लगता है तो I till the time they are following the compliances and process norms, compliance and everything, I think it's fine. And it is very wide practice in within This sector. insurance agent वाले segment में भी आप देखोगे तो lot of people have taken code on their wife's name, mother's name, correct, right? But they're selling one male person is basically selling. अभी आपकी जो टीम है इस टाइम पे कितनी बड़ी टीम है? So we have close to 200 people. अच्छा. तो हमारी बेसिकली 3 कंपनियां हैं. हमारी एक कंपनी है ग्रोमो INC जो कि यूएस में रजिस्टर्ड है, डेलावेयर में, और उसकी 2 सब्सिडरीज हैं इंडिया में. Why did you register in US by the way? That's a good question. It happened by chance because earlier we were in India, then we moved to US. क्या रीजन था मूव करने का? We got selected into Y Combinator. अच्छा. If you heard about it, it's world's largest startup accelerator program. And they have some mandate that if you want to be part of YC, you have to be a US company. So we did that. I was in the last round for my own company also there. Oh, wow. Easy Leads के लिए, हाँ. Great. हाँ. So
that's how we did that. Now we have two subsidiaries of that in India, Vitrak Insurance Broking, through which we've got our broking license I spoke about, and Vitrak Technologies, which is basically dealing in all the non-insurance business. So we have like almost 50% workforce in both the companies. But to answer to your point, I think 200 people team, but we are very, very proud of build a very strong team. Like apart from me and my co-founder, we have lot many people from IIT Delhi. Lot of people are coming from very great educational background and very great professional background as well. Like people who have worked in Amazon, people who have worked in Flipkart, people who have worked in like government of India. They have cleared their IAS, IRS, and then they left their government job and then working with us. People who have worked with a lot of other big like financial services companies like Policy Bazaar and Settlement, Renewa, etc. Right, so we were fortunate to build a very strong team across different domain expertise, and all of these people are strongly believing in the vision of Gromo, and working alongside us as founders to make sure that we succeed in our vision. क्या कल्चर है, मतलब हाउ डू यू बिल्ड कल्चर अक्रॉस 200 पीपल? क्योंकि बहुत मुश्किल है 200 लोगों को मैनेज करना. मेरे तो 20-22 हो जाते हैं, मेरा सर दर्द होने लग जाता है. बहुत डिफिकल्ट है, यू आर राइट. So as a founders, I think we have given lot of additional efforts to make sure that we try to build the right culture for the company and for the employees from day one. In fact, हम जब हमने कंपनी शुरू करी थी तब हमने अपनी वैल्यूज़ डिफाइन करी थी. वी कॉल इट रिकॉर्ड, राइट, and we make sure that we talk about our values when we are hiring somebody to when they are coming into the system. Every new person comes in the system, we have a culture meeting scheduled with the founders. We speak about our culture, we tell them about what we value, what we don't value. What do you value? So जो मैंने आपको बताया ना रिकॉर्ड, तो हमारे रिकॉर्ड की फुल फॉर्म है R for resilience. So as a company we feel that, and especially as a startup, you'll always feel up and down in your system, in your business, so you have to be resilient. E for ethics. Being into financial services business, ethics is a very important thing to follow basically. C is customer obsession, I spoke about. So whatever decision you are taking internally, it has to be basically make sure that our customer is a Gromo partner or the end customer of the financial institution who we are working with, उन लोगों के फेवर में हो वो डिसीजन, राइट. यानी अगर हम ये करते रहेंगे तो ग्रोमो के फेवर में अपने आप हो जाएगा, राइट. O is ownership. Very self-explanatory. We always want people who can take ownership of their work and complete that. R is respect and appreciate. I personally believe that if you really have to build the right environment, you have to respect each other. You can't shout on people, you can't abuse them. It is, they are coming here, they have their own dignity. You have to respect them for their work. If you're not liking their work, you can obviously tell them, you can share the feedback, but it has to be in a respectful manner. And D is for discipline. I personally is a very, very strong believer of following discipline in life, चाहे वो आपके काम में हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ में हो. If I am going to office every day at 9:30, then I am going to office every day at 9:30. If we are scheduled a meeting at some time, then it has to happen at that time. I read a lot and I have followed a lot of successful people. One thing is which is very common in every one of them is discipline. Discipline. Right, and we follow that like very diligently in our company. So all these values of record is basically is what if you'll come to our office, you'll see that written everywhere. We'll talk about it every meeting, everywhere. We have a like R&R on records as a like who is following it, right. We have some weightage of record in our performance appraisal as well.
So everywhere we talk about record within the company. Interesting. And that helps us to align everybody into one single direction कि और I also don't expect कि आप हर कोई बंदा 10 में से 10 होगा इन सारी वैल्यूज़ में, बट वॉट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज़ कि क्या आप कोशिश कर रहे हो इसमें इम्प्रूव करने की हर एक एस्पेक्ट में. इफ़ यू आर डूइंग दैट, दैट विल बी विजिबल. Correct. And if that is visible, then you are the first one to get more growth chances and opportunities if there is any in company. तो जो बंदा अच्छा काम कर रहा है बट रिकॉर्ड फॉलो नहीं कर रहा, वर्सेस जो बंदा एवरेज काम करना है बट रिकॉर्ड फॉलो कर रहा है, उसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी हमारे यहाँ पे. इंटरेस्टिंग. काफ़ी मज़ा आया पर बात करके आपसे. बहुत सारी चीज़ें सीखी आज फाइनेंस सेक्टर के बारे में और टेक के बारे में. एक फटाफट से रैपिड फायर राउंड करूँगा, कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, जल्दी जल्दी आपको आंसर्स देने हैं, ठीक है? अगर आपको अपनी कोई पिक्चर बनानी हो, क्या मूवी टाइटल रखोगे अपना, या कोई मूवी जो ऐसी हो जो आपको लगता है आपकी स्टोरी उसमें रेजोनेट हो सकती है? हसलर. हसलर. अश्नीर ग्रोवर या अंकुर वारिकू? अंकुर वारिकू. ओके. फेम, मनी या पावर? कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थ्री. एक ऐसे ये वाले काम नहीं. फेम, मनी और पावर में से एक चूज करना हो आपको तो? आई थिंक माइंड सेज मनी, हार्ट सेज फेम. ओके. One thing that you would tell your 18-year-old self? Don't think much about the outcome and keep doing what you like to do. Okay. अगर आज आपको $1 million दे दे तो क्या करोगे सबसे पहली चीज़, और एक ही दिन होगा? $100 million बोलो तो फिर मज़ा आएगा. $1 million तो छोटी बात होगी अब है. नहीं, छोटी बात नहीं है, बट एनीवेज आई एम जस्ट किडिंग. $1 million आई थिंक लाइक अगेन रैपिड फायर है तो मैं बोलूँगा कि मोस्टली आई थिंक आई विल इन्वेस्ट. वेयर? बिकॉज लॉट इन स्टार्टअप्स. ओके. ओके. 2 फाउंडर जो आपके साथ एक आइलैंड पे स्टक हो जाएं, कौन से फाउंडर चाहोगे वो 2? Kamath brothers from Zerodha, because I really respect them to build a profitable and growing business. And maybe Binny Bansal, Sachin Bansal from Flipkart. Interesting. Favorite shark? Favorite shark, I think Anupam Mittal is very like knowledgeable person. He knows about every industry. But Piyush Bansal for his love of technology more. Correct. That he resonates more with you in terms of tech. And I've worked with so Lenskart was a very early customer of Unicommerce and still using manage their entire business on Unicommerce. So have had a deeper relationship with Lenskart team for long. Interesting. पर बहुत मज़ा आया. Thank you so much for being here and thank you for being such a sport. कि इतनी इंटरेस्टिंग इंसाइट आपने बताई पूरी इंडस्ट्री के बारे में. थैंक यू. थैंक यू फॉर योर टाइम एंड इनवाइटिंग मी. आई होप व्हाटएवर आई हैव शेयर्ड लोगों को कुछ भी सीखने का मौका मिलेगा, बिकॉज ग्रोमो का भी मोटिव यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज शेयर करें फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के बारे में. तो ये सेशन भी शायद लोगों को मदद करेगा. हाँ, इनफैक्ट अगर किसी को ग्रोमो के साथ एसोसिएट होना है और इवन अपनी अर्निंग्स इंक्रीज करनी है तो आई थिंक दे शुड चेक आउट ग्रोमो. डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल ही देंगे. या इट्स वेरी इजी. यू कैन गो टू गूगल प्ले स्टोर एंड डाउनलोड ग्रोमो. परफेक्ट. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच.